हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से दी अर्थ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं JNU जोधपुर के जो BA फर्स्ट ईयर है उसके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर दिया गया इतिहास का एक टॉपिक पढ़ने वाला दोस्तों। और इतिहास का आज हम पढ़ने वाले हैं थानेश्वर का वर्धन वंश। दोस्तों, ये जो थानेश्वर का वर्धन वंश है ये प्राचीन भारत का बहुत ताकतवर है जो एक साम्राज्य है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत का मोस्ट पावरफुल साम्राज्य। दोस्तों, ये जो थानेश्वर का वर्धन वंश है इसमें आपने एक नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, हर्षवर्धन, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो हर्षवर्धन का ही जो साम्राज्य है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इस वर्धन वंश का एक दूसरा नाम और मिलता है दोस्तों, और उस दूसरे नाम का नाम है पुष्यभूति वंश। यानी कि आपको कई कई किताबों में पुष्यभूति वंश भी मिल सकता है। तो पुष्यभूति वंश कहें या फिर वर्धन वंश कहें, एक ही बात है दोनों। और दोस्तों, ये जो इनका मुख्य स्थान जो था वर्धन वंश का वो दोस्तों थानेश्वर था। और थानेश्वर जो जगह है वो हरियाणा में पड़ती है। अगर इनके मूल स्थान की बात करें दोस्तों, मूल स्थान इनका थानेश्वर हो जाएगा। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हमारा हरियाणा में। और थानेश्वर को स्थानेश्वर भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है। जैसे कि अपन मारवाड़ी में कहते थान, और थान ने हिंदी में कहीं क्या बोला? स्थान। तो ठीक उसी प्रकार ये स्थानेश्वर मिले या थानेश्वर मिले, एक ही बात है। ये वर्धन वंश का मूल स्थान है। अब बात करते हैं कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। तो इनका जो संस्थापक है दोस्तों उसका नाम मिलता है नरवर्धन। नरवर्धन है जो इनके वंश का संस्थापक था। संस्थापक कहें, आदि पुरुष कहें, एक ही बात है दोस्तों। ये जो पुष्यभूति वंश आज हम पढ़ रहे हैं, ये इससे ठीक पहले हमने जो वंश पढ़ा था मोखरी वंश, मोखरी वंश की समकालीन माना जाता है। यानी कि जिस कालक्रम में मोखरी वंश, यानी कि जैसे हम देखें हैं कि 500 से 600 ईस्वी तक मोखरी वंश का काल रहा, वही लगभग उनके समान काल में वर्धन वंश का भी इतिहास माना जाता है दोस्तों। तो इनका जो आदि पुरुष था उसका नाम नरवर्धन था। बढ़िया हुआ लाइट आ गई है, अब इतनी देर लाइट नहीं थी। और इनके जो प्रमुख शासक हुए दोस्तों, पुष्यभूति वंश के जो पावरफुल शासक हुए, जो ताकतवर शासक हुए, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। एक राज्यवर्धन प्रथम है, राज्यवर्धन प्रथम। दोस्तों, ये ध्यान रखोगे आपके, ये राज्यवर्धन है जो प्रथम है, और ये राज्यवर्धन द्वितीय है। राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, और राज्यवर्धन सेकंड, द्वितीय। और एक सबसे ताकतवर जो हुआ, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, वो है हमारा हर्षवर्धन। तो ये कुछ ऐसे शासक हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, वो वर्धन वंश के शासक। अब बात करते हैं दोस्तों राजधानी की। राजधानी वो होती है जहाँ से पूरे साम्राज्य को संचालित किया जाता है। तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो हमारी थी थानेश्वर। और थानेश्वर हमने पहले बताया आपको कि कहाँ पर था, थानेश्वर हरियाणा में था। और इनकी राजधानियाँ दो मिलती है दोस्तों, एक राजधानी नहीं है। यहाँ पर राजधानियाँ कितनी है? टोटल 2 है। दूसरी जो राजधानी है वो है कन्नौज। अब आप कहेंगे कि जब इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी, थानेश्वर कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा में थी तो फिर इन्होंने राजधानी को कन्नौज में क्यों लेके गए? कन्नौज हमारा पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो दरअसल बात ऐसी है कि हमने मोखरी वंश के एक राजा को पढ़ा था, अंतिम शासक को पढ़ा था, जिसका नाम था दोस्तों ग्रह वर्मा। तो ग्रह वर्मा का जो विवाह हुआ था, ग्रह वर्मा का विवाह प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन, जिसका नाम हमें मिलता है राज्यश्री, राज्यश्री के साथ में हुआ था। और राज्यश्री के विवाह के कुछ ही समय बाद जो बंगाल का शासक शशांक है और मालवा का जो देवगुप्त है, वो दोनों मिलकर इस ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं, ग्रह वर्मा को पराजित कर देते हैं और राज्यश्री को कैद कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और उसके बाद में जब राज्यश्री को वहाँ से छोड़ते हैं, ऐसा बताते हैं कि उस समय राज्यश्री की उम्र बहुत कम थी, यानी कि लगभग 15 वर्ष की होगी। तो राज्यश्री वहाँ जंगलों में भटकने लगती हैं। तो उसके बाद में जब ये बात राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को पता चलती है तो वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए आते हैं। और वो राज्यश्री को जब जंगलों में एक बौद्ध भिक्षु जो है दोस्तों, जिसका नाम मिलता है हमें दिवाकर मित्र, क्या नाम मिलता है उसका? दिवाकर मित्र, बौद्ध भिक्षु हैं ये दिवाकर मित्र। इस दिवाकर मित्र की मदद से अपनी बहन राजश्री को वो ढूंढते हैं। और ढूंढने के बाद में जब उसे कहते हैं कि राजश्री आप है जो थानेश्वर चलो, वहाँ हम आराम से रहेंगे, या जंगलों में क्यों भटक रही हो? आपको बता दें कि राजश्री वहाँ नदी के किनारे सती होने के लिए जा रही थी। यानी राजश्री का विचार था कि अब सती हो जाएंगे। सती होना यानी कि अपने खुद को आग के हवाले कर देना।
तो हर्षवर्धन कहता है कि आप सती मत हो और आप थानेश्वर चलो। तो थानेश्वर जाने के लिए ये तैयार नहीं होती है। ये कहती है कि भाई मेरा ससुराल तो कहाँ है, कन्नौज है, तो मैं कन्नौज ही रहूँगी, वापस पियर है जो नहीं जाऊँगी। यानी कि अब भाई कहीं कह दे कि मैं तुम्हारे हार च रहूँला, पियर में मैं नहीं जाऊँ, पियर में किताक देने खटोला। तो ये बात जब ये कहती है तो इसका भाई जो हर्षवर्धन है वो कहता है कि हम आपको मरने तो नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, कन्नौज को वापस जीतेंगे। तो यहाँ से वो ये करते हैं, मालवा के देवगुप्त और बंगाल का जो शशांक था गौड़ नरेश, उनको भगा देता है हर्षवर्धन यहाँ से और राजधानी बना लेता है कहाँ पर, कन्नौज में। अब कन्नौज को बना ली हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी। कन्नौज में हर्षवर्धन क्या करता है, राजगद्दियाँ लगवाता है दो, एक ये गद्दी हो गई और एक ये गद्दी हो गई। तो एक गद्दी पे कौन बैठेगा, एक गद्दी पे बैठता है खुद हर्षवर्धन और दूसरी गद्दी पे बैठा देता है अपनी बहन को, राजश्री को, और दोनों मिलके करते हैं दोस्तों शासन। तो इस प्रकार इनकी जो राजधानी है वर्धन वंश की वो थानेश्वर से बदल कर कन्नौज आ गई थी। अब आगे बात करते हैं कि ये जो वर्धन वंश है, जो ये पुष्यभूति वंश है, इतना ताकतवर जो वंश है, इनके इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे पुष्यभूति वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, हमें जानने को मिलता है कि पुष्यभूति वंश हुआ होगा, उसके राजा है जो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन हुए होंगे। तो इन सब की जानकारी हमें इन इतिहास जो जानने के स्रोत हैं उनमें मिलती हैं। इनकी बात करें तो दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत यहाँ कुल 3 प्रकार के मिलते हैं हमें। पुरातात्विक से मतलब ये होता है कि जो पुराने समय के जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, शिलालेख हैं वो, और साहित्य का मतलब जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं जो लिखी गई वो हैं, और विदेशी विवरण, यानी कि जो विदेशियों ने जो लिखे वो विवरण। विदेशियों का भी यहाँ पर एक नाम आएगा दोस्तों, हैंसांग का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, यानी वो कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिसके अंदर पुष्यभूति वंश की, वर्धन वंश की जानकारी हमें मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में दोस्तों बात करें तो हमें 3 जो लोग हैं या 3 प्रकार के साहित्यिक स्रोत यहाँ पर मिलते हैं। एक स्रोत मिलते हैं हमें दोस्तों हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, जिसके रचनाकार हैं बाणभट्ट। और एक जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन खुद भी कवि और लेखक थे, तो उन्होंने भी अपनी किताबें लिखी, उसमें जानकारी मिलती है। और एक हमारा यहाँ पर रहने वाला है बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म का ग्रंथ। तो बाणभट्ट की पुस्तक यहाँ एक नहीं है, उसके अलावा 2 और है, यानी कुल 3 पुस्तकें हम पढ़ेंगे बाणभट्ट की एक हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर हर्षचरित, दूसरी किताब का नाम है कादम्बरी, और तीसरा है चंडी शतक। यानी इन तीनों किताबों में वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, मिलती है। अब आगे बात करें कि हर्षवर्धन की वो कौन सी पुस्तकें हैं या हर्षवर्धन की वो कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें जानकारी मिलती हैं। तो दोस्तों हर्षवर्धन की एक जो पुस्तक है जिसका नाम है प्रियदर्शिका, दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है रत्नावली, और तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है नागानंद। तो हर्षवर्धन की 3 किताबें हो गई। फटाफट से याद कर लीजिए दोस्तों, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रटना भी नहीं है, याद करना है, समझना है। सीधा कॉपी पेन लेकर बैठोगे और साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, और क्लासेस कंटिन्यू रूप से आ ही रही हैं। तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आपके साथ में पढ़ने वाले जो दोस्त हैं उनको बताओगे कि सर इस चैनल पे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और आप भी पढ़ लो, सीख लो, नहीं तो क्या हो जाओगे, रह जाओगे पीछे। सबको बता देना ताकि वो क्लास जो देखते रहें। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन की 3 किताबें हो गई, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और इसके बाद में बात करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध ग्रंथ आर्य श्री मंजू श्री क्लब, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसी बौद्ध ग्रंथ में जो हर्षवर्धन की वर्धन वंश की और पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें जो मिलती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ जो बाणभट्ट को हमने पढ़ा, ये बाणभट्ट कोई सामान्य आदमी नहीं था, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। ये है जो हर्षचरित का लेखक था, और जो हर्षवर्धन है जो सबसे ताकतवर शासक हुआ वर्धन वंश का, उसका ये दरबारी कवि था। करते हैं दोस्तों, ये जो बाणभट्ट था जिसने जो हर्षचरित लिखी, ये है जो हर्ष का दरबारी कवि था, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार का एक कवि था जिसका नाम है दोस्तों बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने अपनी जो रचना लिखी, हर्षचरित लिखी, उसकी वजह से ये क्या हो गया, फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों ये जो बाणभट्ट था ये शैव मतावलंबी था। शैव मतावलंबी से मतलब यहाँ पर ये है कि ये शैव धर्म को मानने वाला था। शैव और वैष्णव 2 मत होते हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। तो बाणभट्ट है जो शैव मत को मानता था।
और बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा, इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, इसमें एक प्रकार से जीवनी रूप में इसने लिखा है, जिसमें ऐसे कुल अध्याय कितने हैं दोस्तों, इसमें कुल अध्याय है 8। अब 8 अध्याय को इन्होंने 3 और 5 में जो बांट दिया है, यानी कि जो प्रथम के 3 अध्याय और लास्ट के 5 अध्याय। प्रथम के जो 3 अध्याय दोस्तों इसने लिखे हर्षचरित में, तो इसमें क्या लिखा, बाणभट्ट ने खुद की जीवन गाथा लिखी, खुद की बाणभट्ट की जीवनी, यानी कि बाणभट्ट के खुद के जीवन में होने वाली घटनाओं का इन 3 भागों में 3 अध्यायों में इसने जो उल्लेख किया। और हर्षचरित के जो अंतिम 5 जो अध्याय है उसमें इसने हर्षवर्धन का इतिहास लिखा, या फिर हर्षवर्धन की जीवनी है जो लिखी दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 और 5 कुल 8 अध्याय होते हैं हर्षचरित में, और 3 अध्यायों में जो बाणभट्ट ने खुद की जीवनी लिखी और 5 अध्यायों में हर्षवर्धन की जीवनी है जो लिखी। उसके बाद दोस्तों एक कादंबरी जो हमने पढ़ा बाणभट्ट का, ये कादंबरी बाणभट्ट का एक उपन्यास है जो इसका श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हर्षचरित के बारे में, हर्षचरित ग्रंथ के बारे में, वो ये है कि इस हर्षचरित ग्रंथ में तुला यंत्र कहें, घंटी यंत्र कहें या फिर रहट कहें, आप रहट समझ जाएंगे दोस्तों, रहट को घंटी यंत्र भी कहते हैं, तुला यंत्र भी कहते हैं। तुला यंत्र की जानकारी है जो इस हर्षचरित में मिलती है। अभी रहट होता क्या है, रहट देखिए आप, रहट की जानकारी एक और ग्रंथ है दोस्तों उसमें भी मिलता है, जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र में भी इसकी जानकारी मिलती है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र की कहानियाँ भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पंचतंत्र भी मिल सकता है। तो विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है उसमें भी रहट का उल्लेख मिलता है, और एक जो बाणभट्ट का हर्षचरित है इसमें भी उल्लेख मिलता है। रहट कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप, ये कुआं है, ये एक बेरा है मान लो, और इसके ऊपर ये इसका ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ पर ये देखिए पानी है, यानी यह पत्थर है और ये पानी है, जल है। अब देखिए पहले क्या करते थे, एक एक बाल्टी निकालते थे। अब एक बाल्टी निकालेंगे तो हाथ भी दर्द करने लगेगा और पानी भी थोड़ा थोड़ा निकलेगा। अब तो इन्होंने एक रहट तकनीक खोजी, उसमें क्या होता था, एक आदमी है जो यहाँ पर खड़ा होता था, ये एक आदमी है दोस्तों, मान लो कुएं के ऊपर है जो यहाँ पर ये खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने एक चैन बना दी, यहाँ एक गोल है जो पहिया है वो लगा दिया, और उसके बाद में छोटी छोटी बहुत सारी बाल्टियों को जोड़ दिया, बाल्टियों की एक प्रकार से जो पूरी माला बना दी ऐसे, ठीक इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो बाल्टियाँ हैं एक एक करके पानी में डूब डूब के ऊपर आ रही हैं। एक बाल्टी भर के आई, वो जैसी हो जाएगी खाली, उसके बाद दूसरी बाल्टी भी आ रही है, वो भी हो रही है खाली। इसी रहट को पहले जो आदमी अपने हाथों से खींच के निकालते थे, फिर जानवरों के पीछे बांध के ऐसे गोल गोल घुमाना चालू कर दिया। तो इस रहट का उल्लेख है जो बाणभट्ट के हर्षचरित में जो मिलता है दोस्तों। आई होप आप इस रहट को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्धन वंश के जो शासक हैं जो हमें पढ़ने हैं, हमारे अध्ययन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहले हमने बात की काफ़ी शासकों की, लेकिन हमें कुल है जो 3 शासकों के बारे में गहन अध्ययन करना है, विस्तार से जो पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले होंगे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को पढ़ेंगे हम। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हैं, जिसमें एक पुत्र हैं जिसका नाम है राज्यवर्धन, एक दूसरा पुत्र है जिसका नाम है हर्षवर्धन। यानी राज्यवर्धन क्या है, ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा। और ये क्या है, अनुज है। अनुज यानी ये है छोटा। और राजश्री क्या है दोस्तों, राजश्री है इसकी पुत्री, प्रभाकर वर्धन की पुत्री है जिसका नाम है राजश्री। अब प्रभाकर वर्धन ने कुछ उपाधियाँ धारण की, काफ़ी सारे राजा अलग अलग उपाधियाँ धारण करते थे। तो प्रभाकर वर्धन की उपाधियाँ दोस्तों यहाँ पर हमें मिलती हैं, हरिण केसरी यानी हिरण केसरी, और प्रतापशील, प्रतापशील यानी तेज वाला, ओज वाला। ये 2 उपाधियाँ हैं जो प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। और ये सूर्य का भक्त था दोस्तों, सूर्य भगवान की जो पूजा किया करते थे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह है जो पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, आपने पढ़ा था लास्ट में, ग्रहवर्मा के साथ में किया था। किसके साथ में किया था दोस्तों, ग्रहवर्मा के साथ में। और ग्रहवर्मा मोखरी वंश का शासक था, मोखरी वंश का शासक था। मोखरी वंश की राजधानी भी कन्नौज थी। और ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद में यही जो राजश्री थी, राजश्री के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने कन्नौज पर शासन किया था। और दोस्तों प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। तो यशोमती प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में प्रभाकर वर्धन के साथ में सती हो गई थी। सती यानी आग पर अपने पति के साथ में
जो अग्निदाह कर लेना, ये होती थी सती प्रथा पहले। और उसके बाद में जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो बाद में जो शासक बनता है वो है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो बड़ा भाई था, हर्षवर्धन छोटा भाई था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में हर्षवर्धन शासक बनता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो थानेश्वर हैं हरियाणा का, वहाँ पर जो वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की शुरुआत होती हैं। और इसके जो शासक पढ़े हमने, इतिहास जानने के स्रोत पढ़े, और एक शासक है जो प्रभाकर वर्धन के बारे में हमने पढ़ा। जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इनकी कला, संस्कृति और विजयों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आप अच्छी तरीके से पढ़ पाए होंगे। आप नोट्स वगैरह बनाते जाइए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाइए। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई ऑनलाइन क्लासेज हमारे चैनल पर आती रहेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो आपने अभी तक पढ़ा इन सारी क्लास की अगर आपको PDF चाहिए, PDF नोट्स, तो हमारा टेलीग्राम चैनल दी अर्थ एजुकेशन नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेगी। और आपको हमारा काम पसंद आया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद।